बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ रहे थे। अभी तक जो हमने टॉपिक कंप्लीट किए हैं वो टू टेल टेस्ट के अंदर सिग्मा नॉन और सिग्मा अननोन के लिए हमने देखा। अब जो हमारा है वो वन टेल टेस्ट के लिए है। वन टेल टेस्ट के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम किस तरह करेंगे, तो ये थोड़ा सा ये पॉइंट्स हैं कि वन टेल टेस्ट की ज़रूरत हमें कहाँ पर पेश आती है। इन मैनी केसेस द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फोकसेस ऑन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ख़ास डायरेक्शन के लिए जो है वन टेल टेस्ट जो है हमें इतला देती है। तो ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है। तो this is a low tail test since the alternative hypothesis is focused on lower tail। तो ग्रेट यानी अल्टरनेट में लेस देन है तो ये लो टेल कहलाएगा, अल्टरनेट में ग्रेटर देन है तो अपर कहलाएगा। ठीक है, तो अब नल हाइपोथेसिस में सिर्फ इक्वल नहीं है, ठीक है, इसमें इक्वल भी है और ग्रेटर देन भी है। ठीक है, ये हमने डिसाइड किया हुआ कि इक्वल वाला जो सिचुएशन है, इक्वल वाली जो कंसिडरेशन है वो हमारी नल हाइपोथेसिस में होगी। तो अब नल हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया है तो अल्टरनेट में लेस देन आ गया। अब अल्टरनेट में सिर्फ एक ही केस है, उसकी वजह से ये वन टेल हो गया और लेस देन की वजह से लो टेल है, ठीक कहलाएगा, और ग्रेटर देन की वजह से अपर टेल कहलाएगा। लो टेल का मुराद ये है कि लेफ्ट साइड पर रिजेक्शन रीजन रखेंगे और अपर टेल से मुराद ये है कि राइट साइड पे जो है हम वो टेस्ट रखेंगे। तो ये देखेगा देयर इज ओनली वन क्रिटिकल वैल्यू सिंस द रिजेक्शन एरिया इज ओनली वन टेल। तो उसी तरह देखिए ये लेस देन आया था तो ये देखिएगा लेफ्ट साइड के ऊपर सिर्फ, और रिजेक्शन रीजन सिर्फ इस साइड पे होगा। तो अब जो अल्फा की वैल्यू हुआ करेगी उसको 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 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा, ये फर्क है। ठीक है, और अपर टेल के सिलसिले में क्या होगा कि जो रिजेक्शन रीजन है वो राइट साइड पे है यहाँ पे, ठीक है, और जो है जो इससे कम जो है रिजेक्शन एक्सेप्टेंस रीजन है तो ग्रेटर देन था इसलिए ये अपर है, और वन टेल ही है। ठीक है, वन साइड पर रिजेक्शन रीजन है और इसमें अल्फा पूरा यूज करेंगे, अल्फा बाय 2 यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल करते हैं और सिग्मा अननोन ही है, ठीक है, नॉन होगा तो जी टेस्ट लग जाएगा हमारा। ये हमारे पास कोई उधर चले जाओ। तो एग्जाम्पल देखिएगा, अपर टेल टी टेस्ट फॉर मीन सिग्मा अननोन है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने है। अ फूड इंडस्ट्री मैनेजर थिंक्स दैट कस्टमर मंथली सेल फोन बिल हैव इंक्रीज। जो मोबाइल कंपनी है, सेल फोन है, उसका जो मैनेजर है उसको ये ख्याल आया कि लग ये रहा है कि जो मंथली बिल्स हैं लोगों के वो इंक्रीज हो गया। तो अब जो बिल है एवरेज एंड नाउ एवरेज ओवर 52 पर मंथ। अब एवरेज जो है वो $52 पर मंथ है। द कंपनी विशेस टू टेस्ट दिस क्लेम। अब ख्याल आया, अब वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये ख्याल दुरुस्त है या गलत है। ठीक है, अब गौर से देखिएगा, फोन इंडस्ट्री मैनेजर थिंक्स दैट मंथली phone bills have increased।
बढ़ गए हैं, एंड नाउ एवरेज ओवर 52 पर मंथ। ठीक है, तो एवरेज क्या हो गई है, 52 से ज्यादा हो गई है, ग्रेटर देन 52 हो गई है। क्या हो गई है, ग्रेटर देन 52 हो गई। अब ये कंपनी का क्लेम है कि एवरेज ओवर, इज का वर्ड नहीं आया, याद रखिएगा, ओवर 52 है। ठीक है, तो अब ओवर 52 है, इसका मतलब है 52 से ज्यादा है, एवरेज 52 से ज्यादा है। तो 52 से ज्यादा है, इसमें इक्वल नहीं आया, लिहाजा ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस में जाएगा। किस में जाएगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस में। तो अब जो क्लेम है, जो कंपनी का क्लेम है, वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में चला गया। और नल हाइपोथेसिस में फिर क्या है, ग्रेटर देन तो इधर आ गया, तो लेस देन इक्वल टू जो है वो हमारे पास नल हाइपोथेसिस। तो इसमें क्या बना था, एवरेज इज नॉट ओवर, इज नॉट ओवर, इज भी आ गया, इसका इक्वल भी आएगा, और ओवर यानी ज्यादा नहीं, तो लेस हो जाएगा। इज नॉट की वजह से जो है वो लेस देन और इक्वल का जो साइन है वो नल हाइपोथेसिस में आ गया, क्योंकि हमने ये तरीकेकार रखा हुआ है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कि जो इक्वल वाला क्लेम है वो हमेशा नल हाइपोथेसिस में जाएगा, और द एवरेज इज ग्रेटर देन 52 पर मंथ। अब यूनिवर्सिटी जो कंपनी का क्लेम है वो चला गया है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, तो अब ये जो अगली बात है, यानी यही नीचे लिखा हुआ है, दैट इज सफिशिएंट एविडेंस एग्जिस्ट टू सपोर्ट द मैनेजर्स क्लेम। तो अब हमें नल हाइपोथेसिस, अच्छा टेस्ट में ये नल हाइपोथेसिस, तो कंपनी का क्लेम कब ठीक होगा, अगर नल रिजेक्ट हो जाएगा। अगर नल रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब ये है कि अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो गया, और अल्टरनेट अगर एक्सेप्ट हो गया तो इसका मतलब है कि जो है कंपनी का क्लेम ठीक है। पिछले जितनी भी एग्जांपल्स देखी हैं उसमें जो कंपनी थी कह ले, या जो फर्म थी, या जो होटल इंडस्ट्री थी, उनका जो क्लेम था वो सब का सब क्लेम आ रहा था नल हाइपोथेसिस में। तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता था, हो जाएगा अगर, तो वो उनका क्लेम ठीक हो जाता था, और अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया था उनका वो हो जाता था, क्लेम ठीक हो जाता था। यहाँ पर अब बात अल्टरनेट की है, लेकिन टेस्ट हमें इंफॉर्मेशन हमेशा नल हाइपोथेसिस के बारे में बताएगा, ये बात माइंड में रखनी है। तो फाइंड रिजेक्शन रीजन, सपोज दैट अल्फा इज इक्वल टू 0.10। अब ये 10% है, मीन 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस लेवल इज चूजन फॉर द टेस्ट n is equal to 25। एवरेज बता दी हुई है, ठीक है, और n25 है, n25 है, n25 है, तो ये हमारा जो क्रिटिकल वैल्यू है टी टेस्ट के एतबार से जो आई हमारे पास वो 1.38 आई। ठीक है, और प्लस की आएगी तो राइट साइड पे जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये हमारा रिजेक्शन और बाकी सारा रिवीजन हमारे पास हो जाएगा। तो अगर नल हाइपोथेसिस की वैल्यू एच नॉट की वैल्यू 1.318 से ज़्यादा आएगी तब वो रिजेक्ट हो जाएगा टी स्टैट्स की, यानी जो सैंपल हम अब सैंपल लेंगे, सैंपल लेके उसकी जो कैलकुलेशन है वो चेक करेंगे। अब ये देखिएगा, obtain sample and compute the test statistics। वो कहता है आप सैंपल लें, लोगों के बिल निकाल ले, 25 लोगों के बिल निकाल लिए उन्होंने, और इस महीने का और पिछले महीने का, और देख लिया कि क्या फर्क आता है। तो जो मौजूदा महीने के बिल हैं उसमें एवरेज क्या बनी 25 लोगों के बिल की, तो
तो सपोज अ सैंपल इज टेकन विद द फॉलोइंग रिजल्ट्स, उसका रिजल्ट ये आया कि 25 लोगों का सैंपल लिया और उन 25 लोगों का जो एवरेज बिल इस मंथ का आया वो 53.1 आया, $53.1 आया, और जो स्टैंडर्ड एविएशन थी वो 10 आई। तो अब ये कैलकुलेट किया ये क्योंकि स्टैंडर्ड एविएशन पॉपुलेशन की गिवन नहीं है, सैंपल की गिवन है, उसी को यूज किया, ये फार्मूला है, ये हमारे पास जवाब आ गया। अब ये जो जवाब है, ठीक है, ये जहां पर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते, जहां पर नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, वहां पर लाए कर गया। यानी इसकी वैल्यू 1.318 से कम है ना, तो कम होने की वजह से ये इधर आ गया, ये एक्सेप्टेंस रीजन में आ गया। क्या इसका क्या मतलब है? एच नॉट एक्सेप्ट हो गया। अगर एच नॉट एक्सेप्ट हो गया तो एच नॉट में क्लेम क्या था हमारे पास? म्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 52 है, ये क्लेम था हमारा, ठीक है। और 52 था या 58, जो भी, 52 ही था। और H1 में क्लेम था कि म्यू इज ग्रेटर देन 52। तो नल को एक्सेप्ट करना पड़ गया, इसका मतलब है अल्टरनेट को रिजेक्ट कर दिया। तो अल्टरनेट को रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब यूनिवर्स जो कंपनी का क्लेम था वो अल्टरनेटिव को सपोर्ट कर रहा था, तो लिहाजा उसके एविडेंस, उसके कोई सफिशिएंट सबूत नहीं मिले, एविडेंस नहीं मिले कि जो उसके ज़हन में जो ख्याल आया है वो ठीक है, उसका ये ख्याल गलत है। यानी मैनेजर ने ये जो सोचा है कि उसको जो लग रहा है कि बिल बढ़ गया है आम आदमी का, वो किसी और वजह से तो हो सकता है, बिल नहीं बढ़ा है, ठीक हो गया। और एक और बात जो इसमें बताने वाली थी, अब ये .10 है, ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट की है, एक तो पॉजिटिव लिया है इस वैल्यू को, और दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 आई है, उसके ऊपर ये वैल्यू आई है, ठीक है। तो टी का टेबल होगा, इस टेबल के अंदर यहाँ पे जो वैल्यूज दी होंगी ना 4 डिजिट वाली, वहां पे देखेंगे 0.1000 कहाँ पर है, ठीक है। और वो 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ वो आता है 1.31, यानी इधर 1.3 लिखा होगा और इधर 0.18 कह लें या 0.08 लिखा होगा। तो इस तरह जो है हमारे पास जो जवाब हैं वो हमें मिल जाएंगे। तो ये ख्याल रखना है, टी टेस्ट लगाया है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 होगी, उसके लिए ये वैल्यू 1.318 आई। तो कंपनी का जो क्लेम था वो रिजेक्ट हो गया। अब इसको पी वैल्यू के अंदर देखिए, इस चीज को अब हम पी वैल्यू के अंदर देखें। हमारे पास जवाब आया जी 0.55। ये वन टेल टेस्ट को पी टेस्ट में देख रहे हैं, जवाब आया था 0.55। कैलकुलेट द पी वैल्यू एंड कंपेयर टू अल्फा, पी वैल्यू बिलो कैलकुलेटेड यू, तो जो है वो कह रहा है कि हमने नेक्स्ट पेज पे एक्सेल की मदद से कैलकुलेट किया है, वो हमने नहीं देखना, लेकिन हम इस पे देख रहे हैं। तो 0.55 है, ठीक है। तो जब इसको पी वैल्यू के टेबल में देखा तो जवाब आया 0.2937, 0.2937, और ये बड़ी है, पी की वैल्यू 0.2937 थी, ये ज़्यादा हो गई किससे? 0.10 से, जो अल्फ़ा की वैल्यू है। तो अगर कम होती अल्फ़ा की वैल्यू से तो रिजेक्ट हो जाता पी वैल्यू, और अगर पी वैल्यू अल्फ़ा से ज़्यादा हो तो वो एक्सेप्ट हो जाता है एच नॉट। तो एच नॉट एक्सेप्ट हो गया, यानी रिजेक्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया, और हमारे जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस
अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था जो कि इस दफ़ा कंपनी का क्लेम था वो रिजेक्ट हुआ। तो बात पूछनी हो यहाँ तक किसी ने कोई बात पूछनी हो। ये जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल यूज करते हैं, ये उसके ऊपर ये जो स्टैट्स के हैं, एक्सेल में आपने देखा होगा ना टेबल टाइप से बने होते हैं, उसमें आप डाटा फीड करें और उसमें फार्मूले वगैरह पुट करें। ये लिखे हुए हैं, ये नीचे ये लगाए हुए हैं, ये आप फार्मूले पुट करें तो आप एक्सेल की मदद से ये जो कैलकुलेशन है कर सकते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इतने यूज टू नहीं है, आल दो सीवी के ऊपर लिखा होता है, हम किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जो फॉर्म्स वगैरह है, जो कंपनी वगैरह है, कंपनीज जो हैं, तो वहाँ पे जो टेस्ट होता है तो वहाँ पे जब हम यानी इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे हमने सीवी में लिखा होता है कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपर्ट हैं। ऑफिस के अंदर आपके आता है वर्ड भी आता है, एक्सेल भी आता है, पावर पॉइंट भी आता है और 2-3 और होते हैं वो भी आते हैं। तो हम सीवी पे लिखा होता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हालांकि हमें वर्ड में लिखना नहीं आ रहा होता और हम कह रहे होते हैं कि हमें आता है। तो ना जो ज़्यादातर ऑफिस में जो काम है वो इन 3 चीज़ों पे ज़्यादा होता है, वर्ड पे, एक्सेल पे और पावर पॉइंट्स के ऊपर प्रेजेंटेशन देनी होती है। तो इस वजह से भी हमारी स्किल्स लैग करती हैं और इसलिए हमें लगता है कि मैथ पढ़ के हमें सिवाय टीचिंग के कोई और काम नहीं आता। और टीचिंग भी हमें किस तरह की आती होगी, जिस तरह का हम पढ़ते हैं फिर उस तरह का पढ़ाएंगे। और हम टीचिंग को एज एन लास्ट ऑप्शन लेते हैं, जिसकी वजह से फिर टीचर भी मेरे जैसे आते हैं। तो फिर हम जिस तरह का पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स भी उसी तरह का निकलेंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं आप लोगों अपने अंदर जो डेवलप करनी होती हैं, वो उसकी प्रैक्टिस और उसकी एप्लीकेशन के ऊपर कंसंट्रेट करके देना है। मतलब मैं ये आपके इंटरेस्ट के लिए ये स्लाइड शेयर की है, ये वाली, कि ये एक्सेल के ऊपर भी, और बड़ा आसान है। आप इस चीज़ को लिख के आगे फार्मूले लिखे हुए हैं, फार्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। ये जो ब्रैकेट्स के अंदर ये जो टेबल के बाहर लिखे हुए हैं ना फार्मूले, तो एक्सेल के अंदर उस टेबल के अंदर फार्मूला लगाएं ये वाला लिख के, तो वो आपका जो है आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना आसान है किसी फर्म में, किसी बीइंग अ मैथ स्टूडेंट, मैथ वालों की जो स्किल सबसे ज़्यादा इम्प्रूव होती है वो यही है कि उनके माइंड में ये होता है कि हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जा सकता है और उसके लिए वो कोशिश करते हैं। यही चीज़ इधर जो है वो आपको बताई जा रही है। तो कोई बात पूछनी हो यहाँ तक, ठीक है। अभी तक हमने जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की है वो हमने की है म्यू के लिए, मीन के लिए, ठीक है। अब हम जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो प्रोपोर्शंस के लिए करेंगे। तो अब म्यू की जगह प्रोपोर्शंस जो है वो हम यूज करेंगे और रूल्स वही है, ठीक है। लेकिन अब मीन की बजाय जो है प्रोपोर्शंस है। प्रोपोर्शन टेक्निकली जो है वो रेशियो हुआ करती है, लिहाजा जो उसके हवाले से जो चीता चीता पॉइंट्स हैं, जो वो ये खास इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो इधर लिखे हुए हैं। इन्वॉल्व कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, कैटेगराइज कर दिया जाता है इसके लिहाज, मतलब इस चीज़ में इजाफा इस चीज़ के लिहाज से, ठीक है। कुछ चीज़ों की कीमतें गर्मियों या सर्दियों में बढ़ जाती हैं तो वो हम कहेंगे कि इसकी प्राइस गर्मियों में, बिजली की देख लें, बिजलियों की प्राइस जो है वो गर्मियों में बढ़ा देते हैं, सर्दियों में कम होती है यूनिट की प्राइस, तो वो कैटेगराइज कर दिया जाता है।
यानी एक ही जो वेरिएबल्स उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है, ये गर्मियों की वैल्यूज, ये सर्दियों की वैल्यूज। ठीक है, आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, आपको कह दिया जाता है कि दिन में मोबाइल यूज करने का खर्चा बिल और रात में मोबाइल खर्च करने का बिल, उसको वो जो है कंपेयर किया जाता है। बैटरी टाइमिंग्स को चेक किया जा सकता है, दिन में कितनी है, रात, कैटेगराइज कर दिया गया। अच्छा, और कैटेगराइज करने के बाद दो पॉसिबल आउटकम्स आनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी? पोजेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट, एक जिस जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, यानी जिस चीज़ के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट होता है वहाँ पर हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। ये स्टूडेंट्स से ज़्यादा और कौन जानता है, जहाँ पर इंटरेस्ट उनका डेवलप होता है फिर वहाँ पे उनकी इंफॉर्मेशन लेने की वो कोशिश करते हैं। तो प्रोसेस पोजेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट कि ये हमें जो हमारे इंटरेस्ट की जो इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, उसकी तरफ माइल करता है। और उसमें ये है अगली बात, डजंट पोजेस, यानी उस चीज़ के ऊपर गौर नहीं करना है जो कैरेक्टरिस्टिक हमारे इंटरेस्ट के ऊपर, जो इंटरेस्ट की चीज़ें उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं करना। मसलन हम ये चीज़ देखते हैं कि लाइट कब जाती है और कब नहीं जाती। तो हम जो काम लाइट बिजली की मदद से करने वाले होते हैं, तो जब हम कैटेगराइज कर लेंगे दिन के शेड्यूल को किस टाइम में लाइट जाती है, तो उस टाइम में हम वो काम करने की कोशिश करेंगे जिनके लिए बिजली की ज़रूरत नहीं होती। और जब ये कैटेगराइज करेंगे और वो काम उस वक्त करने की कोशिश करेंगे जिनके लिए बिजली की ज़रूरत होती है जब बिजली होगी। तो ये कैटेगराइज करते हुए हम अपने इंटरेस्ट को भी कैटेगराइज करते हैं। फ्रैक्शन और प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन द कैटेगरी ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट की है, जिस चीज़ के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं, उसकी जो है उसका फ्रैक्शन, उसका या उसका जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का उस टाइम में, वो हम कैलकुलेट करेंगे और उसको डिनोट करते हैं पाई से। तो पाई के हवाले से, पिछली दफ़ा म्यू के हवाले से इंफॉर्मेशन थी और यहाँ पर पाई के बारे में। तो पाई क्या है? प्रोपोर्शन है किस चीज़ की? पॉपुलेशन की। किस में? कैटेगरी ऑफ इंटरेस्ट में, जिस चीज़ के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं। अब देखिएगा, अब ये देखिएगा, सैंपल प्रोपोर्शन इन द कैटेगरी ऑफ इंटरेस्ट इज डिनोटेड बाय पी। अब सैंपल के अंदर प्रोपोर्शन किस तरह कैलकुलेट की जाती है, ये लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है और ये ऊपर एक्स लिखा हुआ, नीचे एन लिखा हुआ। नंबर ऑफ कैटेगरी ऑफ इंटरेस्ट इन पी। सो बेसिकली पी जो है वो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखा हुआ है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कह लें, नंबर ऑफ इंटरेस्टेड आउटकम्स कह लें, नंबर ऑफ कैटेगरी यानी रिजल्ट्स जो है रैंडम वेरिएबल्स की, वो वैल्यूज जो हमारे इंटरेस्ट को शो करती हैं, उसको लेना है और उसको डिवाइड कर देना है सैंपल साइज से, टोटल सैंपल साइज से। इसको प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी भी इसी चीज को कहते हैं ना। तो व्हेन बोथ n पाई एंड n into 1 minus pi are at least 5, p can be approximated by normal distribution with mean and standard deviation। ये प्रोपोर्शन का फार्मूला है कि मीन इसके बराबर हुआ करती है और स्टैंडर्ड डेविएशन इसके बराबर हुआ करती है। कब हुआ करती है? व्हेन बोथ n पाई, ठीक है, ये वो जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते थे तो P और Q होता था एक, तो P क्या होता था? P और ये 1 माइनस P, ऐसे ही होता था ना, ठीक है। तो अब जो पाए है ये क्या चीज है? प्रोपोर्शन, कैटेगरी ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको ऊपर रखेंगे, ये उधर चला जाएगा। तो यही चीज उसने इधर की हुई है, ये देखिएगा, n पाई एंड n इंटू 1 माइनस, यानी P और Q को जब आप n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, P और Q को जब आप n से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका जवाब when both this and this are at least 5,
ठीक है, दोनों का जवाब जो है वो 5 के बराबर आता है। P कैन बी अप्रोक्सीमेटेड, P को अप्रोक्सीमेटली कहा जा सकता है कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसकी जो मीन है वो ये होगी और ये उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन होगी। तो P के हवाले से भी उसने इंफॉर्मेशन दे दिया आपको किस तरह कैलकुलेट करना है। ये आपका इधर फार्मूला लिखा है। द सैम्पलिंग distribution of P is approximately normal, so the test statistic is this. अब जो P है ये सैंपल की है, और जो पाई है ये पॉपुलेशन। n पाई भी ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, और n इंटू 1 माइनस पाई भी 5 से इक्वल होना चाहिए। और ये उसी तरह है, नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन आने से नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। अगर n पाई की वैल्यू लेस देन 5 हो जाए, ठीक है, और 1 माइनस पाई की, तो वो कह रहा है कि ये जो बातें हैं वो इस चैप्टर में हमने डिस्कस नहीं करनी। हमने इस चैप्टर में कहाँ पे करना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करना है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब होती है, जब ये ग्रेटर देन 5 हो। ये उसने फार्मूला बता दिया आपको, और ये फार्मूला है आपके पास, ये सैंपल की प्रोपोर्शन है और ये पॉपुलेशन की। अब ये क्या किया है उसने, इस स्लाइड में क्या दिखाया है, अब x और n माइनस एक्स की बात कर रहा है। एन इक्विवेलेंट फ्रॉम द लास्ट स्लाइड, जो लास्ट में जो हमने फार्मूला लिखा था ये बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट है, बट इन द टर्म्स ऑफ नंबर इन द कैटेगरी ऑफ इंटरेस्ट, नंबर कैटेगरी ऑफ इंटरेस्ट, रैंडम वेरिएबल्स के हवाले से बात कर रहा है। तो ये सैंपल का हो गया और ये पॉपुलेशन का हो गया, n पाई, सेम एज इट इज उसी तरह। एग्जाम्पल पे जाएंगे तो ज्यादा वाज़ेह होगा। ये एग्जाम्पल आ गया आपके पास, लिखा हुआ है a market company claims that it receives 8%। अब ये प्रोपोर्शन बताया, परसेंट का मतलब यही है, प्रोबेबिलिटी बता रहा है ना, प्रोपोर्शन ही बता रहा है, 8% है रिस्पॉन्सेज फ्रॉम इट्स मेलिंग, ठीक है। कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी है, वो किसी चीज की मार्केटिंग करती है, तो वो कहता है कि ईमेल के थ्रू जो उसका रिस्पॉन्स आ रहा है मार्केटिंग का, जो ऑर्डर्स आ रहे हैं ईमेल के थ्रू, वो 8% है। टेस्ट दिस क्लेम, a random sample of 500 were surveyed with 25 responses. तो रैंडम सैंपल है 500 का, उसको सर्वे कर रहा है, और उसमें 25 रिस्पॉन्स आए हैं। कितने रिस्पॉन्स आए हैं? 25। और अल्फा की वैल्यू क्या दी है उसने? 0.05। अब देखिएगा n 500 है, और जो प्रोपोर्शन गिवन था पॉपुलेशन का वो 8% है। उसके लिहाज से कैलकुलेट किया, जवाब 40 था, और ये 5 से बड़ा है। 1 माइनस पाई क्या हुआ? ये 1 माइनस पाई लिखा हुआ है, और ये 500 जवाब दिया 460। दोनों का जवाब 5 से अबव है। इसका मतलब ये है कि हम इसके ऊपर जो हमने टेस्ट देखा है उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अभी प्रोपोर्शन कैलकुलेट करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह कर रहे हैं।
क्लेम ये है कि 8% होगा, 8% को डेसिमल्स में लिखें तो 0.08 बनता है, ठीक है। और यानी उसका हिस्सा, मेल का हिस्सा जो 8% है, तो वो इधर 0.08 आ गया, और नॉट इक्वल का साइन जो है 0.08। अब देखिएगा सैंपल का साइज 500 है, अल्फा की वैल्यू 0.05 है, पी की वैल्यू 0.05 है। कैसे कैलकुलेट की है? रिस्पॉन्स कितने आए थे? 25, ठीक है। और सैंपल साइज कितना था? 500,